चलिए, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। रूबी शर्मा जी हैं, रूबी जी नमस्ते। राम राम बेटा, बहुत अच्छे से ख्याल रखो अपना, खुश रहो। विमल त्रिपाठी जी हैं, अरुण शर्मा हैं, अरुण जी राम राम। शिवानी सागर हैं, शिवानी जी जय भीम। और हमारे साथ कौन-कौन है? अनुराग यादव जी हैं, पवन कुमार हैं, शैलेश कुमार हैं। देखिए, आप सभी को बहुत-बहुत शुभाशीष बच्चे। विवेक हैं, लवकुश कुमार हैं, अभय कुमार जी हैं, नंदिनी कुमारी हैं, अंजलि तोमर हैं, अभिषेक आर्या हैं, मुकेश कुमार हैं, तुषार सैनी हैं, सुमन जी हैं, प्रमोद कुमार जी हैं, पूजा झा जी हैं, कल्पना है, शिखा हैं, दुर्गेश खरे जी हैं, प्रांशु पांडे जी हैं, श्रेया पांडे जी हैं, दिलीप हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है, अब आप लोगों को ठीक है थोड़ा-सा मजा आने लग गया होगा क्योंकि अब आप वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपने कभी सुनी हैं, है ना? और ऐसा होता है कि जिन चीज़ों को हम पहले कभी सुने हुए होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो हम लोगों ने ठीक है कल जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने भारतीय संविधान के भाग 5 को प्रारंभ कर दिया है, ठीक है ना? पार्ट 5 को। और भारतीय संविधान का ये जो भाग 5 है, जो पार्ट 5 है, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं बच्चे कि ये भाग 5 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर ये जो भाग 5 है ये यूनियन से संबंधित है, सर ये संघ से संबंधित है। यूनियन, है ना? भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो किससे संबंधित है बच्चे? यूनियन से संबंधित है। भाग 5 संघ से संबंधित है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ठीक बताया। और इसके बारे में जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में, ठीक है, इसके बारे में जो विस्तार है वह आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है ना? 52 से लेके 151 तक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके अंतर्गत टोटल कितने चैप्टर्स हैं? तो आप कहेंगे 5 चैप्टर्स है, ठीक है ना? भाग 5 है, पार्ट 5 है, इसका नाम है, इसका जो विषय वस्तु है वो संघ है और इसके अंतर्गत टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है? टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये ध्यान रखना है। अब वो जो चैप्टर्स है 5 में लिख देता हूं हिंदी में, 5 अध्याय हैं बच्चे, ठीक है? कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, 5 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अब ये जो 5 चैप्टर्स हैं आपके, ये कौन कौन से चैप्टर्स हैं? ठीक है, ये 5 चैप्टर्स बच्चे कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो 1 2 3 4 5। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा वह है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ठीक है? और ये जो कार्यपालिका है ये 52 से लेके 78 तक है, जो पहला चैप्टर है। एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। दूसरा चैप्टर कौन सा है? पार्लियामेंट, संसद। और ये जो संसद है भैया जी ये 79 से लेके 122 तक है, संसद जो है 79 से 122 तक। तीसरा जो चैप्टर है वह है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और ये जो है बच्चे इसके बारे में आर्टिकल 1 to 3 में डिस्कस किया हुआ है। इसमें जो चौथा चैप्टर होगा वह कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भैया? ये चौथा चैप्टर है, ये 124 से 147 तक है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद अगला जो चैप्टर है वो है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। और इसके बारे में 148 से लेके 151 में डिस्कस किया हुआ है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा। आगे चलते हैं, ठीक है? अब हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट। हमने जो अपनी कहानी कल स्टार्ट की थी बच्चे, वो कहां से की थी? अध्याय 1 से की थी, ठीक है? चैप्टर 1 से की थी। और चैप्टर 1 क्या है? कार्यपालिका। चैप्टर 1 क्या है? कार्यपालिका, ठीक है? ये चैप्टर 1 है। और कार्यपालिका का विस्तार कहां से कहां तक है? 52 से लेके 78 तक है। तो एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम किस किस को शामिल करते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? आपके एग्जाम में नहीं, पीसीएस में पूछा गया है। तो पूछा गया है कि भाई संघीय कार्यपालिका या संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है? तो बड़ा स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चे, आर्टिकल 52 से लेके 78 तक के बीच में जो भी संवैधानिक पद आते होंगे, 52 से 78 के बीच में जो भी संवैधानिक पद आते होंगे बच्चे, ठीक है ना, उनको हम संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत शामिल करते हैं, है ना बाबू? ये बात समझ में आ रही है ना? चलिए, अब संघ की कार्यपालिका में
कौन कौन शामिल है? तो बड़ा मैंने स्वाभाविक है, मैंने बताया कि जो भाई 52 से लेके 78 के बीच में आते हैं जो भी संवैधानिक पद वो संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है इसको हम देख लेते हैं बच्चे। तो इसमें राष्ट्रपति आता है, तो संघ की कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति भी आते हैं। यही बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक है। पवन कुमार जी बोल रहे हैं सर ब्लैक कर दीजिए बोर्ड को, चमक रहा है। चमक लाइट की वजह से रहा है, ठीक है ना, लाइट की वजह से रहा है, ठीक है जी। जी ओके। आइए, ठीक है, तो जो समझाया जा रहा है बच्चे उस पे करो फोकस आप लोग, ठीक है ना, उसको आप लोग देखो, जो मैं समझा रहा हूं आपको उस पर फोकस करो। तो इसमें राष्ट्रपति आते हैं बच्चे, इसमें आपके उपराष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति को भी हम इसी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। संघ की कार्यपालिका में आपके प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री के साथ साथ बच्चे इसमें पूरी मंत्रिपरिषद आती है, इसमें पूरी मंत्रिपरिषद आती है, ठीक है। और इसमें आपके महान्यायवादी आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं। ये बात समझ पे आ रही है? तो जब भी आपसे पूछा जाए संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सब ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब हमने कल कहां से स्टार्ट किया था सर? तो हमने स्टार्ट किया था कल बच्चे राष्ट्रपति से, है ना बाबू, राष्ट्रपति से स्टार्ट किया था हमने, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब से हम स्टार्ट कर चुके थे, और आई थिंक ठीक है हमने 3-4 आर्टिकल प्रेसिडेंट साहब के बारे में पढ़ भी लिए थे, राष्ट्रपति जी के बारे में। सबसे पहला आर्टिकल हमने बच्चे 52 पढ़ लिया था कि 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी के नाम से पूरे देश का शासन भी चलाया जाता है, और वो देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो देश का प्रथम नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये राष्ट्रपति का पद जो है वो हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। हम आगे कभी भी किसी भी संविधान संशोधन के माध्यम से इस पद में किसी भी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हमने आर्टिकल 53 पढ़ा बाबू। 53 क्या था? 53 बोलता है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, ऑल द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसमें होंगी? राष्ट्रपति भी होंगी। अब राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग या तो स्वयं करे या फिर अपने अधीनस्थों के द्वारा करवाए, ये उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। अधीनस्थ मीन्स उसके सबऑर्डिनेट। और आर्टिकल 54 में बच्चे क्या था? 54 में था कि राष्ट्रपति को ठीक है वोट करने के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा। राष्ट्रपति का जो वोटिंग होगा वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है, और राष्ट्रपति के चुनाव में वह जो निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, प्लस जो यूटी है जिनमें विधानसभा है उन विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होंगे, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं होते और मनोनीत सदस्य नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होते। 54 हमने देख लिया था आर्टिकल, ठीक है। तो इनके बारे में एक बार मैं बस छोटा छोटा इनके बारे में लिख देता हूं कि 54 में ठीक है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है बच्चे, इसमें निर्वाचक मंडल है। 53 में ठीक है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है बाबू, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है। और 52 में क्या है बताइए बाबू? 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। पद को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफिस, ठीक है, राष्ट्रपति का पद है 52 में। तो ये हो गया 54 तक। अब हम बात करेंगे आगे आज 55 से, आर्टिकल 55 से हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 55। और सर क्या है आर्टिकल 55 में? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, ठीक है, इसको बोलेंगे इलेक्शन प्रोसेस या इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, कैसी है, सब कुछ उसके बारे में बड़े इत्मीनान से हम लोग समझेंगे, ठीक है जी।
जी ठीक है, ओके क्लियर है। एक सेकंड, आप एक बार थम्स अप कीजिए, ठीक है, मुझे कि सारी चीजें समझ में आ रही है ना आपको बहुत अच्छे से। प्लीज एक बार बताइए, थम्स अप कीजिए। चलिए, ठीक है। अब ये जो आर्टिकल 55 है बच्चे, आर्टिकल 55 में क्या है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है। निर्वाचन पद्धति, ठीक है सर। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। चलो, अब राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, कौन करेगा? ठीक है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, आमतौर पर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, देखो राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, यहां पर सब लोग समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा, तो राष्ट्रपति की इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा? पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब क्या हुआ बच्चे? राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन देगा? वोट कौन देगा, सबसे पहली बात। कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कौन, करेगा वोट कौन देगा? तो भैया एक तो सवाल ये उठता है। दूसरा, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, उसकी प्रोसेस क्या होगी? उसकी प्रोसेस क्या होगी, मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन आखिर कैसे होगा, कैसे होगा? ये दो चीजें हैं, देखिए इनको बहुत अच्छे से आप लोग समझ लो, क्योंकि बहुत जीनियस से जीनियस स्टूडेंट इस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो ये बात मैं आपको समझा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले जो यहां पर ये बताया गया ना कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन कौन करेगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, भाग कौन लेगा, या राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट कौन देगा, तो बेटा वो निर्वाचक मंडल होगा। चलो बेटा, ठीक है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, ठीक है, भाग कौन लेगा, वोट कौन करेगा, तो वो होता है निर्वाचक मंडल, है ना? वो तो हम जानते हैं वो कौन होता है, वो होता है भैया जी निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल होता है, इसको कहते हैं हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज। निर्वाचक मंडल मतलब जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो राष्ट्रपति को वोट देंगे, वो इलेक्टोरल कॉलेज है जो राष्ट्रपति को वोट देंगे। ठीक है मुन्ना, अब राष्ट्रपति को वोट इलेक्टोरल कॉलेज देंगे। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज में हम लोग जानते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, राज्यों की विधानसभा के, और राज्यों की विधानसभा में आपके, ठीक है ना, एनसीटी दिल्ली, आपके पुदुचेरी, और आपके जम्मू एवं कश्मीर के भी एमएलए इसमें भाग लेंगे। तो विधानसभा में सभी राज्यों की विधानसभा और प्लस सभी राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ 3 यूटी की विधानसभा भी हैं, और वह 3 यूटी कौन कौन से हैं? जिनमें लेजिस्लेचर है जेएनके, पुदुचेरी और आपका भैया जी दिल्ली। राज्यसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर्स, देखिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, निर्वाचक मंडल बनाते हैं। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब पार्टिसिपेशन तो इन लोगों ने किया, तो ये लोग इलेक्टोरल कॉलेज है। ये इलेक्टोरल कॉलेज की व्यवस्था हमने यूएस से ली है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है, हमने इस व्यवस्था को कहां से लिया है? यूएस से लिया है हमने। हमने इसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है इस व्यवस्था को, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होगा। ठीक है, ये बात समझ लेना आप लोग। अब अगला सवाल ये आता है मेरे भाई कि
राष्ट्रपति के इलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो सर इसकी प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति क्या है, ठीक है, एक ये प्रश्न आता है। तो भैया ये जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, उसका प्रोसेस क्या होगा, तो इसको हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कहां से लिया है भैया जी हमने इसको, इसको हमने लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। देखो, निर्वाचक मंडल का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में है, और निर्वाचन की पद्धति का जिक्र किस में है, आर्टिकल 55 में है। इसमें आर्टिकल 55 में, और आर्टिकल 55 में क्या बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, बस अभी आपको ही देखना है, फिर मैं सबको समझाऊंगा डिटेल में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान, मतदान और गुप्त रीति से होगा, गुप्त रीति से होगा। ठीक है सर, बोलो, ये बात समझ में आई। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कैसी होगी, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये हमने लिया है निर्वाचन की पद्धति कहां से ली है, निर्वाचन की पद्धति को भैया जी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरलैंड के संविधान से लिया है। प्रोसेस मतलब इस प्रोसेस को बोलेंगे निर्वाचन पद्धति। ठीक है बाबू, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति इसको बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप सभी को, निर्वाचन पद्धति कहां से ली है हमने, आयरलैंड के संविधान से ली है। अब ये जो निर्वाचन पद्धति है, निर्वाचन पद्धति भैया किस तरह की होगी, कैसी होगी, तो ध्यान रखना इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम होगा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, इनडायरेक्ट वोटिंग होगी, और चौथा क्या होगा इसमें, ठीक है, गुप्त रीति के माध्यम से होगा। और आर्टिकल 54 में क्या है कि भाई उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है, कौन कौन वोट करेगा, राष्ट्रपति को वोट क्या हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चलिए ठीक है जी, ये बात मुन्ना सबको समझ में आ रही है, ये बात सभी को क्लियर हो रही है। ठीक है, अब हम एक बार रिवीजन करेंगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा, पहले हम एक बार उसको देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, कि हम भारतीय संविधान के भाग 5 को स्टार्ट कर दिए हैं, भाग 5 में हम यूनियन संघ को पढ़ेंगे। देखिए भाग 5 का जो विस्तार है वह आर्टिकल 52 से लेके 151 तक है, और देखिए इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं इसमें, इसमें 5 चैप्टर्स होते हैं, इसमें चैप्टर्स 5 होते हैं। देखिए 5 चैप्टर्स में से बच्चे जो सबसे पहला चैप्टर है डेट इज एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और कार्यपालिका के बारे में विस्तार 52 से 78 तक है। दूसरा जो चैप्टर है डेट इज पार्लियामेंट, उसका विस्तार आर्टिकल 79 से 122 तक है। जो तीसरा चैप्टर है वो है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, उसका विस्तार 123 में है। चौथा चैप्टर है सर सुप्रीम कोर्ट, वो 124 से 147 में है। और पांचवा चैप्टर है सीएजी। सीएजी मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और इसके बारे में जो विस्तार है वो 148 से 151 में है। ठीक है जी, अच्छा अब ये ध्यान रखना, अब प्रश्न पूछा जाता है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन से पदाधिकारियों को शामिल किया जाता है। तो बेटा संघ की कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को शामिल करते हैं, जिसके पद के बारे में 52 में दे रखा है। उपराष्ट्रपति को शामिल करते हैं, जिसके पद के बारे में आर्टिकल 63 में दे रखा है। प्रधानमंत्री को शामिल करते हैं, जिसकी नियुक्ति के बारे में, पद के बारे में 75 क्लॉज 1 में दे रखा है। मंत्रिपरिषद जिसमें 74 में दे रखा है। और महान्यायवादी जिसके बारे में आर्टिकल 76 में दे रखा है। तो हम लोग संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत इन निम्न पदों को शामिल करते हैं। ये बात भी समझ में आ गई सभी को, ये बात भी क्लियर होगी भैया। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रपति।
ठीक है, ये हम कल देख चुके थे कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, 53 में बोला है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग या तो वह स्वयं करेगा अपने अधीनस्थों के द्वारा। 54 में उसका इलेक्टोरल कॉलेज है, उसका निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का है, उस व्यवस्था को हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, एक बच्ची है हमारे बीच में, वंदना। ठीक है बेटा, वंदना समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, ठीक है, राजेश शर्मा जी हैं, सार्थक अग्निहोत्री हैं। ये हर एक चीज को हिंदी में क्यों ट्रांसलेट कर रहा है? एक मिनट। ओके, नाउ इज गुड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार सब लोग थम्स अप करो, बनना है ना जी। ठीक है, मैं साइड में हो जा रहा हूं, आप जिससे कि इसके नोट कर सके। ठीक है, नोट कर सके, आराम से नोट करो, बढ़िया से नोट करो। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं, मतलब बहुत एक टफ कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जो है एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या होता है। मतलब ये एक वास्तव में एक टफ कॉन्सेप्ट है बच्चे। एकल संक्रमणी मत पद्धति मतलब हर कोई इसको नहीं समझ पाता। आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है ना, मतलब आप प्लीज बुरा मत मानिए बच्चे, मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं कर सकता। ठीक है, और झूठी तारीफ करनी भी नहीं चाहिए, झूठी तारीफ बहुत दुखदाई होती है। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका स्तर कांस्टेबल के लायक भी नहीं है, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं, है ना जी। तो इसलिए ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर ठीक है, जो मैं समझा रहा हूं इसे अच्छे से समझो आप लोग, बढ़िया से। और ये कुछ कठिन चीजें हैं, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 55 में 4 शब्द यूज हुए हैं। 55 में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति। दूसरा हुआ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधि। तीसरा हुआ है अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले सरल वालों को समझते हैं कि अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है। व्हाट इज इनडायरेक्ट वोटिंग? अप्रत्यक्ष मतदान क्या है मुन्ना, ये समझते हैं। अप्रत्यक्ष मतदान, देखो अप्रत्यक्ष मतदान क्या होता है मुन्ना, कि जैसे मान के चलिए ये एक लोकसभा क्षेत्र है। क्या है ये? डेट इज अ लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी। ये एक लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है। और ये एक विधानसभा क्षेत्र है, मान के चलिए बच्चे ये क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र है। पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहा हूं, आराम से समझना। विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है जी। एक लोकसभा क्षेत्र है, ये एक विधानसभा क्षेत्र। अभी जो लोकसभा क्षेत्र है, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने, इस लोकसभा क्षेत्र की जनता ने एक प्रतिनिधि को चुना यहां से। यहां की जनता ने ठीक है एक प्रतिनिधि को चुना, और वह व्यक्ति कहलाएगा सांसद। अब देखो, जैसे सपोज दैट मान के चलते हैं कि ये वाराणसी लोकसभा क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र का नाम है बनारस, वाराणसी। और इस लोकसभा क्षेत्र से जो है बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए, विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे कैंडिडेट। बीजेपी से यहां पर नरेंद्र मोदी खड़े हुए, समाजवादी पार्टी से यहां पर कोई एक्स व्यक्ति खड़े हुए। क्लियर है?
बहुजन समाज पार्टी से कोई 22 व्यक्ति खड़े हुए, है ना जी। एक भीम आर्मी है, उससे यहां से चंद्रशेखर रावण जी खड़े हुए। ठीक है, ऐसे करके यहां पर विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए। आम आदमी पार्टी से इस वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहां से खड़े हुए विभिन्न विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के। अब जनता जिसको सबसे ज्यादा वोट देगी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, यहां पर ये नहीं होता कि कुल डाले गए वोटों का कितना परसेंट मिले, नहीं बेटा। ठीक है, यहां पर ये होता है कि सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट दी, ठीक है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, एपीपीएस सिस्टम। एपीपीएस सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम क्या होता है? तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है कि जिसको भी सबसे पहले सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। जैसे सपोज डेट, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि ये बनारस लोकसभा क्षेत्र है। यहां पर एक कैंडिडेट बीजेपी की खड़े हुए, एक कैंडिडेट यहां पर समाजवादी पार्टी से खड़े हुए। आप नाम उनका कोई भी ले सकते हैं। बीजेपी से मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी तो है ही, हम लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी से कोई भजनलाल खड़े हुए, बहुजन समाज पार्टी से कोई रामलाल खड़े हुए। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी से मान के चलिए कोई रामलाल खड़े हो गए। ऐसे करके आप नाम लीजिए, ले लीजिए इनके। ठीक है, अलग अलग नाम ले लीजिए। ठीक है, एक आ गया आपका, ठीक है, आम आदमी पार्टी, यहां से अरविंद केजरीवाल खड़े हुए, आपसे अरविंद केजरीवाल खड़े हुए। एक व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हुआ, ऐसे करके हम मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति यहां से निर्दलीय खड़ा हुआ। अब यहाँ जो लोकसभा क्षेत्र की जनता है, लोकसभा क्षेत्र की जनता बच्चे, ठीक है, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेगी। ठीक है, इस पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता अपने अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेगी। अब जब वे अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करेगी, तो मान के चलिए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको 50,000 वोट मिला। कितना मिला? 50,000। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मान के चलिए बच्चे 11,000 वोट मिला, 11,000। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मान के चलिए बच्चे कि 9,000 वोट मिला। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को मान के चलिए बच्चे, ठीक है, 5,000 वोट मिला। और निर्दलीय कैंडिडेट को मान के चलिए बच्चे 21,000 वोट मिला। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति वहां से जीत जाएगा, वो व्यक्ति वहां से विजयी हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, अब आपके समझ में आ गया क्या होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? तो एफपीपीएस। मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज एफपीपीएस, आप जान गए कि सर एफपीपीएस ही होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई सबसे ज्यादा वोट मुन्ना किसको मिला है? फटाफट से बताइए मुन्ना। ठीक है, सब लोग बताओ। ठीक है, बोलो कि भाई सबसे ज्यादा वोट यहां पर किसको मिला है? सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है? तो सबसे ज्यादा वोट यहां पर मिला है, ठीक है, बीजेपी की कैंडिडेट को। तो जनता ने बीजेपी की कैंडिडेट को चुना। अब बीजेपी का कैंडिडेट जो यहां से जीता है वो यहां का सांसद कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कि वो वाराणसी का सांसद है। क्लियर है? वो सांसद कहलाएगा। अब ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट खड़े हुए। मैं इसको मिटा दूं ना, ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ये तो बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए बताया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। अब ऐसी एक विधानसभा क्षेत्र है, यहां से भी बहुत सारे राजनीतिक दलों के, ठीक है, उम्मीदवार खड़े हुए, प्रतिनिधि खड़े हुए। और यहाँ की जनता ने क्या किया बच्चे, कि यहाँ की जनता ने किसी एक प्रतिनिधि को, ठीक है, चुनकर विधायक बना दिया। ठीक है, विधायक। अच्छा, चुना कौन जाएगा? जीतेगा कौन? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। मैंने आपको बताया कि भाई जीतेगा कौन? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किसी एक व्यक्ति को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, ठीक है, उसको अपने द्वारा जिताकर उसको वहां का विधायक बना दिया। वो बन गया एमएलए। अब ये जो विधायक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे विधायक होंगे। ये जो विधायक होते हैं बच्चे, फिर ये अपने, ठीक है, द्वारा, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश है बच्चे, उत्तर प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 403। तो उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या भी कितनी है? 403। अब ये जो विभिन्न विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से, तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी होगी? 403 होगी उत्तर प्रदेश में। भाई ये तो मैंने एक विधानसभा क्षेत्र बताया, ये तो कोई एक विधानसभा क्षेत्र है। मान के चलिए अलीगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। तो ये अलीगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार को जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे जिता दिया। वो विधायक कहलाया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 403। पूरे भारत में ऐसे कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 543।
बोलो मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे बेटा टोटल 403 कॉन्स्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में। अब ये जो 403 विधायक हैं, 403 विधायक, ये क्या करेंगे बच्चे? ये राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करेंगे। ये राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करेंगे। तो जनता ने पहले लोकसभा के सदस्य को चुना। जनता ने किसको चुना बेटा? सांसद को। ठीक है, जनता ने किसको चुना? विधायक को। विधायक ने किसको चुना? राज्यसभा के सदस्य को। राज्यसभा के सदस्य को भी तो हम सांसद ही कहते हैं, उसको भी बच्चे हम एमपी ही कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं, वह भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है। ठीक है, वह राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लोकसभा का जो है, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो लोकसभा का ही, राज्यसभा का। अब ये लोग जो है, ठीक है, ये वोट करेंगे किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। ये लोग वोट करेंगे राष्ट्रपति के लिए। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बच्चे, ठीक है, लोकसभा का सांसद होता है, बोलो होता है कि नहीं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बच्चे राज्यसभा का सांसद होता है, बोलो होता है कि नहीं? और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होते हैं बच्चे? एमएलए होते हैं, मैंने आपको बताया था विधायक होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं विधायक? आप कहेंगे बिल्कुल होते हैं। तो इसी को हम अप्रत्यक्ष मतदान कहते हैं। प्रत्यक्ष मतदान क्या है? जब जनता ने सांसद को चुना, ये प्रत्यक्ष मतदान है, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। इस वाले को आप प्रत्यक्ष मतदान कहेंगे। ये वाला क्या हुआ? प्रत्यक्ष मतदान हुआ। प्रत्यक्ष मतदान हुआ बच्चे। ये वाला क्या हुआ? एमएलए का चुनाव। जो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एमएलए को चुना, ये वाला भी क्या हुआ बच्चे? आप कहेंगे ये वाला भी प्रत्यक्ष मतदान हुआ। ये वाला भी प्रत्यक्ष मतदान हुआ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अब आप मुझे बताइए कि ये जो विधानसभा क्षेत्र के विधायक होते हैं, जो विधायक राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, विधायक जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं, ये कैसा मतदान हुआ? ये डायरेक्ट हुआ या इनडायरेक्ट हुआ? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन है या इनडायरेक्ट इलेक्शन है? फटाफट से, कम ऑन, ठीक है, बी क्विक, जल्दी बताओ बच्चे। चलो, हे भगवान, इतना तो तुम्हारी समझ में आया कि तुम सब लोग इनडायरेक्ट बोल रहे हो। चलो, इतना तो अरे मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली बच्चे, मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिली कि इतना तो इस क्लास में समझ पा रहे हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आप नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं लेकिन धीरे पढ़ा रहे हैं। बेटा मैं क्या करूं? ठीक है, क्या करूं? क्योंकि अगर मैंने, ठीक है, एक भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ढंग से बता दिया, ठीक है, जैसे कि मैं और बाकी की क्लासेस में बता रहा हूं, तो इस क्लास में तो त्राहीमान त्राहीमान हो जाएगा। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, व्हाट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये होता है। अब ये लोग जो है बच्चे, ये सभी लोग किसके चुनाव को है पार्टिसिपेट करते हैं? राष्ट्रपति। तो इसलिए राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज हम पहले ही देख चुके हैं, ये बात समझ में आ गई। तो अप्रत्यक्ष मतदान क्या है, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब यहां पर बेटा गुप्त रीति क्या होती है? गुप्त रीति क्या होती है? जी, चलिए, ठीक है बेटा, गुप्त रीति क्या होती है? सीक्रेट मेथड। आप में से कोई बता सकता है क्या है सीक्रेट मेथड? बताओ। चलो बेटा, ठीक है, तो व्हाट इज सीक्रेट मेथड? गुप्त रीति क्या होती है? गुप्त रीति होती है बेटा कि जब, ध्यान रखना, जब बेटा इलेक्टोरल कॉलेज का, मतलब इलेक्टोरल कॉलेज आप समझ गए, इलेक्टोरल कॉलेज आप समझ गए कि निर्वाचक मंडल का, जब निर्वाचक मंडल का कोई भी सदस्य
वोट करता है किसको बच्चे? राष्ट्रपति को। तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा के भी सदस्य हैं, राज्यसभा के भी सदस्य हैं, विधायक भी हैं। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य जब वोट करते हैं बच्चे, किसको वोट कर रहे हैं? वो वोट कर रहे हैं बच्चे प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति के लिए वो वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो वो अपने इस वोट को ठीक है सीक्रेट रखते हैं। ठीक है, वो किसी को बता के वोट नहीं कर सकते। ठीक है, छिपा के वोट करते हैं, छिपाकर, जिससे कि ये ना पता चल सके कौन किसको वोट कर रहा है। इसी को बच्चे गुप्त रीति कहते हैं, इसी को गुप्त मतदान कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रधानी की इलेक्शन में भी, अगर आपने प्रधानी की इलेक्शन में वोट दिया होगा तो एक पर्दा सा लगा हुआ होता है। ठीक है, और एक व्यक्ति एक टाइम पे ही जा सकता है उसमें, और वो जिस भी चुनाव चिन्ह के सामने मोहर लगाना चाहता है उसके सामने मोहर लगाए और आ जाए। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। ऐसे ही आप ठीक है जब एमएलए के लिए या एमपी के लिए बेटा जब आप वोट डालने जाओगे तो वो वहां पर भी गुप्त रीति है। मतलब आपको पूरा अधिकार है कि आप सीक्रेट रख सके कि आप किसको वोट दे रहे हैं। क्योंकि मान के चलिए आप प्रॉमिस करके आए किसी और से कि भाई हम तुमको ही वोट देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे मर जाए, कसम खा लिए, उसके रुपयों की दारू वारू भी पी लिए, तब से उसी के यहाँ आराम से ठीक है चल रहा है पूरा माहौल। एक रुपए फुपे भी उससे उधार ले रखे हैं, ये कह के कि भाई मेरे घर में 11 मेंबर हैं, 11 के 11 मेंबर, मम्मी पापा बीवी बच्चे सबके वोट तुझ पे जाएंगे। और लास्ट डे मान के चलिए कोई और पॉलिटिकल पार्टी का किसी और दूसरे उम्मीदवार के द्वारा ठीक है आपको मोटा रुपया दे दिया गया, 10,000 5,000 रुपया, और उसने कहा कि साहब वोट अब हमें पड़नी चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति बड़ा दुविधा में है कि पहले तो महीने भर से किसी और के यहाँ पार्टी कर रहा था, मजे ले रहा था, अब लास्ट मोमेंट पे किसी ने अच्छे खासे रुपए दे दिए, अब वो कह रहा है कि भाई हमारे लिए वोट डाल दो। ठीक है, तो उस व्यक्ति को पूरा राइट है कि वो किसको वोट डाल रहा है, तो वो उसको छुपा सकता है, इसको सीक्रेट रख सकता है। ठीक है, अरे मैं एक बात बता रहा हूं यार, तुम लोग की तरफ वो हो जाते हो। ऐसे ही होता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, होता यही है, होता यही है। चुनावों की जो स्थिति है हमारे यहाँ लोकतंत्र में वो वास्तव में वैसी नहीं है जैसा कि लोकतंत्र दिखाया गया है। जैसा लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए बच्चे अनुभव किया था, हम वैसे लोकतंत्र में थोड़ी नहीं है। ठीक है, कोई भी चुनाव आ जाए, कोई भी चुनाव आप देख लेना बच्चे, ये डेटा होता है कि चुनावों के समय जो शराब की बिक्री होती है वो 200 300 400 500 600% तक बढ़ जाती है। अब बताओ वो क्यों बढ़ जाती है? वोटर ही पी रहे हैं ना, तभी तो बढ़ जा रही है बच्चे। हम लोकतंत्र के मूल्यों को वास्तव में अपना ही नहीं रहे हमारा लोकतंत्र दूसरा है। ठीक है, चलो ठीक है, अब ये गुप्त रीति हो गई, मैंने आपको गुप्त रीति भी समझा दी। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चे, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, अब प्लीज अब किसी का एक कमेंट नहीं आना चाहिए, जिसका भी कमेंट आएगा मैं ब्लॉक कर दूंगा। जब तक मैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग समझा रहा हूं बच्चे, एक भी बच्चा इसको कमेंट नहीं करेगा। हालांकि आज मेरा मूड तो ये था कि मैं तुम्हारे कमेंट देखूं ही ना, ठीक है, क्योंकि कठिन टॉपिक है आज का। तो इसको चलते हैं हम, व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है? चलो इसको समझते हैं बच्चे कि व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है। देखो, सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम मतलब इस प्रकार की वोटिंग पद्धति में मैं आपको बताऊं कि मतों का ठीक है हस्तांतरण होता है। पहले मैं कुछ टेक्निकल टर्म समझा दे रहा हूं, मतों का हस्तांतरण होता है, होता है इस प्रकार की। ठीक है, इसलिए इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं, मतों का हस्तांतरण होता है। आइए बात समझ में, मतों का हस्तांतरण कैसे होता है, क्या होता है, अभी समझते हैं। ठीक है बच्चे, अब इस समझने से पहले पहले मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति साहब का चुनाव है, कोई व्यक्ति जो पर्चा भरेगा राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए,
तो उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ऐसा थोड़ी नहीं कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के पर्चा भर देगा कि हम देश के राष्ट्रपति बनेंगे। भाई उसके लिए कुछ तो कंडीशंस होंगी ना, बड़ा स्वाभाविक है भाई, कुछ तो शर्तें होंगी। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मेरे प्यारे बच्चे कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले क्या है कि आपको 50 प्रस्तावक चाहिए। आप मुझसे पूछेंगे जरूर कि सर ये क्या होते हैं, चिंता ना करो, मैं बताऊंगा भी जरूर क्या होते हैं। 50 प्रस्तावक होने चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है, और 15,000 की जमानत राशि, 15,000 रुपए की जमानत राशि होनी चाहिए। अब आप पूछना चाहेंगे सर क्या है ये। देखो बच्चे, आप निर्वाचक मंडल जानते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज आप जानते हैं जिसमें लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभा, ठीक है ना, एडिंग पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इनसे मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है। तो ये जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं इनमें से 50 व्यक्ति, ठीक है, अगर मैं राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हूं, दिग्विजय राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा है, तो उस निर्वाचक मंडल में से 50 व्यक्ति, कोई भी एक बच्चा कमेंटिंग करेगा, उस निर्वाचक मंडल में से 50 व्यक्ति ये कह दे कि हाँ भाई मैं दिग्विजय को जानता हूं, मतलब वो मेरे नाम के आगे सिग्नेचर कर दें, सहमति व्यक्त कर दें, ठीक है, मेरे नाम की सिफारिश कर दें। आई बात समझ में? 50। तो 50 लोगों ने, उन निर्वाचक मंडल में से जो 50 लोग थे, ठीक है, 50 लोगों ने मेरे नाम की सहमति जाहिर कर दी कि हाँ भाई हम जानते हैं, बढ़िया आदमी है, हम सहमत हैं, ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है, सब बहुत बढ़िया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 50 लोग, ठीक है। अब उन 50 के बाद, ठीक है, उन 50 लोगों ने जो सहमति जाहिर की है मेरे नाम पर, जो अपनी सहमति व्यक्त की है, तो बच्चे और 50 लोग अलग से, वो उन 50 पर जिन 50 लोगों ने अपनी सहमति दी थी, उनकी सहमति को अप्रूव कर दें, उनकी सहमति को अप्रूव कर दें। और 50 उसी निर्वाचक मंडल में से, टोटल कितने लोग हो गए अलग अलग? 100 लोग हो गए, 100 लोग, और 15,000 रुपए की जमानत राशि। पहले ये संख्या बहुत कम थी, ये जो 50-50 है, पहले ये संख्या बच्चे 10-10 थी, 10 प्रस्तावक 10 अनुमोदक चाहिए थे, और जमानत राशि 15,000 रुपए नहीं थी, जमानत राशि केवल 2,500 रुपए थी, ठीक है। इसको बढ़ाया गया है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर है? इसको बढ़ाया गया है। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक, नॉट परसेंटेज, इट्स अ पर्सन। निर्वाचक मंडल में से 50 लोग, परसेंटेज थोड़ी नहीं, ठीक है। कहां खो रहे हो तुम लोग, किससे पढ़ लिए हो ये? 50 प्रस्तावक। अब जैसे मान के चलिए, देखिए छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, हम 5 लोग हैं, ठीक है ना, हम 5 लोग हैं, मैं हूं, सोनू है, रोहित है, मनु है, रुचि और हकीम है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। तो हम ये 5 लोग हैं, ठीक है। अब हम 5 लोगों में से, ठीक है, 2 लोग बोलते हैं कि भाई चल आज ऐसा करते हैं, पिज्जा खाने बाहर चलते हैं। 2 लोगों ने बोला, 5 में से 2 ने कि हाँ भाई चल आज पिज्जा खाने चलते हैं, बाहर चलते हैं। 2 लोगों ने बोला, 2 लोग, रुचि और हकीम ने बोला कि चल भाई दिग्विजय आज पिज्जा खाने बाहर चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ हाँ ठीक है यार, जाए या नहीं जाए, ऐसे ही चल रहा है, रुपया पैसा आजकल है नहीं यार। तब इतने में 2 और बोल चुके कि हाँ भाई सही कह रहे हैं, रुचि और हकीम सही कह रहे हैं। तो जो 2 लोग थे वो प्रस्तावक थे, उन्होंने प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की, उस प्रस्ताव पर वो प्रस्तावक हो गए। और जो बाकी के 2 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने उस प्रस्तावकों पर, ठीक है, अपनी अनुशंसाएं दी थी, या फिर कह सकते हैं कि जिन प्रस्तावकों ने बोला था हकीम और रुचि ने कि पिज्जा खाने चलते हैं, तो भैया जी जो 2 लोग बचे हुए हैं उन्होंने उस पर अपनी और सहमति व्यक्त कर दी, हाँ भाई सही है चलते हैं पिज्जा खाने। अब बचा कौन? मैं अकेला। तो मुझे क्या कहना कर पड़ेगा कि चलो भाई चल रहे हैं। भाई जब 5 लोगों में से 4 लोग कह रहे हैं कि पिज्जा खाने चलते हैं बाहर, तो भाई मैं भी बोलूंगा कि हाँ भाई चलो चलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ये व्यवस्था बच्चे 1997 से की गई है। उससे पहले ये प्रस्तावक और अनुमोदक 10-10 हुआ करते थे और जमानत राशि 15,000 ना होकर 2,500 रुपया होती थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि गंभीर व्यक्ति ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, केवल गंभीर व्यक्ति, ऐसा नहीं कि कोई भी खड़ा हो जाए मुंह उठा के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। भाई देश का सबसे बड़े व्यक्ति का चुनाव है, देश के पहले नागरिक का चुनाव है, देश के संवैधानिक मुखिया का चुनाव है, तो केवल गंभीर अभ्यर्थी चुनाव लड़ सके। तो सबसे पहले तो ये समझ लो। अब इस पद्धति में क्या होता है, मतों का हस्तांतरण। 4 लोग राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए। अब ये यहां से जो प्रोसेस है इसमें मजा आने वाला है। 4 लोग राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए बच्चे, छाया, रुचि, पायल और नितिन। छाया, रुचि, पायल
और अनुज, 4 लोग। ठीक है भैया, अब आप देख लो ये 4 लोग हैं। तो इन चारों लोगों ने क्या किया होगा, इन चारों ने, ठीक है, सबसे पहले तो बच्चे जमानत राशि जमा की होगी। जब ये चारों खड़े हुए होंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो इन चारों लोगों ने 2 चीजें की होंगी। क्या क्या? 15-15 हजार रुपए इन्होंने डिपॉजिट किया होगा, जमानत राशि दी होगी। और इन सभी लोगों ने, ठीक है बच्चे, इनके 50 तो इन्होंने प्रस्तावक सिग्नेचर करवाए होंगे और 50 अनुमोदक। ये बात आ रही है ना समझ में बच्चे? सभी ने 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, और 50 अनुमोदक। पचास प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसने सिग्नेचर करवाए होंगे इन्होंने। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। चलो, अब ये 4 लोग खड़े हुए, इनको वोट डालने वाले कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स, वही इनको वोट डालेंगे। ये राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव खड़े हुए हैं साहब। तुम देख लो, ये जो लोग हैं ये राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हुए हैं। मैं बेटा जितनी भी टेक्निकलिटी है ना, मैं सब बता दूंगा आपको, और आप चिंता ना करो। मैं एकदम से आपको डीप नहीं पढ़ाता, एकदम से मैं आपको डिटेल नहीं पढ़ाता। मुझे आप पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर भी हैं। अब इन कमजोरों की भी 2 कैटेगरी हैं। एक वो हैं जो सुधार करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वास्तव में, ठीक है, हम थोड़ा सा अच्छे से डीप से पढ़ें, जरूरत है हमें, हम ऐसे ही नहीं बन जाएंगे दरोगा, हमें पढ़ना पड़ेगा दरोगा बनने के लिए। तो कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ा ही नहीं। इस मास्टर की क्या मजाल जो हमें ये पढ़ा दे, हमें तो आज तक हमारे पिताजी नहीं पढ़ा पाए, तो ये कौन होता है मास्टर? ये ऑनलाइन बैठा है, इसकी क्या औकात जी हमें पढ़ा दे। तो कुछ ऐसे होते हैं मुन्ना। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो दूसरे वाले हैं ना, मैं उनको भी पढ़ाऊं। ठीक है, अब उनको मैं मार पीट के तो पढ़ा नहीं सकता, तो उनको कैसे पढ़ाऊंगा? उनको प्यार से पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, उनको प्यार से पढ़ाऊंगा कि भाई मेरे प्यारे बच्चा मुन्ना, ठीक है, पढ़ ले मेरे बाबू। ठीक है, मैं ऐसे करके पढ़ाऊंगा उनको। ठीक है, 1 सेकंड रुकना बस। हो गया, चलो। अरे भैया क्यों नहीं हो रहा है ये? मैं सर आपको एकल संक्रमणी मत पद्धति समझाने जा रहा हूं कि किस तरह से इसमें वोटों का हस्तांतरण होता है। हाँ, आइए। हाँ बेटा, अलग अलग प्रस्ताव और अनुमोदक होनी चाहिए। चलिए, आइए आइए मुन्ना, अब देखो, मान के चलो कोई वोटर एक है, इसको समझ लो पहले। कोई वोटर एक है, ठीक है ना, वोटर संख्या 1। ये वोटर संख्या 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। चलो, ईश्वर की कृपा से बच्चे सही तुक्का लगा, ठीक है, 10 वोटर हो गए। ये जो कॉलम है, सॉरी जो रो है, 10 ही रो बनी, 10 वोटर हैं, ये ध्यान रखना। टोटल वोटर कितने हैं? 10। ठीक है मुन्ना, टोटल वोटर्स कितने हैं? आप कहेंगे सर टोटल वोटर्स 10। ठीक है, अब टोटल वोटर्स की संख्या 10 है, तो भैया जी जीतेगा कौन, विनर कौन होगा? सवाल ये आता है कि टोटल वोटर्स की संख्या है 10। अब जब टोटल वोटर्स की संख्या है, तो हु विल विन? ठीक है, चुनाव कौन जीतेगा? हु विल विन, चुनाव कौन जीतेगा? तो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी को ध्यान रखना मुन्ना, जिसको भी कुल डाले गए वोटों का 50% +1 मिलेगा, वो जीत जाएगा।
जिसको भी कुल डाले, यहां पर फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा मिला वो जीत गया, ना ना ना। यहां पर क्या है कि जिसको भाई ठीक है 50% प्लस 1 मिलेगा कुल डाले गए वोटों का, वो व्यक्ति चुनाव जीतेगा। ठीक है, अब 50% प्लस 1, एक सेकंड रुकिए बेटा। चलो, तो जिसको कुल डाले गए वोटों का 50% प्लस 1 मिलेगा वह चुनाव जीतेगा। अब इसका मतलब क्या है सर? ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा हमें समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे, बड़ा सिंपल सा मतलब है इसका। जैसे बच्चे टोटल डाले गए वोट कितने थे? ठीक है, 10 थे भाई, 10 वोटर थे। तो जिसको 10 का 50% कितना हुआ? बट्टे 2 प्लस 1, तो मतलब ठीक है ये हुआ 5 और 1 6। तो जिसको बच्चे 6 वोट मिलेंगे, ठीक है, जिसको ठीक है 6 वोट मिल जाएंगे पहले, वो जीत जाएगा। जिसको 6 वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि यहां पर 50% प्लस 1 होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मैं स्पेशली लिख देता हूं, नोट करके, नोट करके, राष्ट्रपति के चुनाव में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। और इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने कहां से लिया है? हमने इसको यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कोई भी आपसे ये भी पूछे ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को कहां से लिया है साहेब, तो आप कहे ना कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में, ठीक है मुन्ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ठीक है ये क्या होता है कि भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जरूरी नहीं कि उसको कुल डाले के वोटों का 50% प्लस 1 ही मिले, बस सबसे ज्यादा मिल जाए, औरों से एक ज्यादा मिल जाए, वो जीत जाएगा। जैसे प्रधानी के चुनाव में, विधायक के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, एमपी के चुनाव में, ठीक है सबके चुनाव में यही होता है। लेकिन जहां पर एकल संक्रमणी मत पद्धति है वहां पर एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है वहां पर भैया? कि आपको कुल डाले गए वोटों का 50% प्लस 1 मिलना चाहिए। अगर आपको कुल डाले गए वोटों का 50% प्लस 1 मिलेगा तभी आप जीत पाएंगे। यहां पर एफपीपीएस लागू नहीं होता। मैं लिख देता हूं सर, एफपीपीएस लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता। ठीक है, अब आओ यहां पर समझो। देखो यहां पर एक और होता है, ये जो बेटा आपका एकल संक्रमणी मत पद्धति है मुन्ना, एकल संक्रमणी मत पद्धति में चॉइस सिस्टम होता है, चॉइस सिस्टम होता है। क्या होता है चॉइस सिस्टम? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान के चलिए कि आप दरोगा बन गए, बन गए आप दरोगा, ठीक है, और आपके सामने 4 रिश्ते आए, 4 लड़कियों के, ठीक है, चारों लड़कियों के जो रिश्ते आए, चारों की फोटो है आपके पास, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, फैमिली की बैकग्राउंड है। और अब आप जब ठीक है आपके पास जब सारा चीजें हैं, फोटो है, फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपके पिताजी कहते हैं कि बेटा देख ले, अब ये 4 लड़कियां हमने सेलेक्ट कर ली हैं तेरे लिए, ये बेस्ट है, अब इनमें से किसी एक को तुझे अपना जीवन साथी बनाना है तो कर ले मेरे भाई, तू सेलेक्ट कर ले। अब बच्चा क्या है, जो दरोगा है, ठीक है, दरोगा ठीक है ये भी देखेगा कि हाइट कितनी है, रंग कैसा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखेगा, फैमिली बैकग्राउंड भी देखेगा, सब देखेगा, और उसके बाद कहेगा कि ये लड़की मुझे नंबर 1 पर पसंद है, नंबर 1 पर ये लड़की। पिताजी कहेंगे अच्छा, मतलब इसकी फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसका रंग रूप कद काठी, मतलब सबको ओवरऑल देखते हुए ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, नंबर 1 पर। अगर मान के चलो कैसे भी इसके पिताजी कम दहेज देते हैं और इससे बात ना बन पाई, इसके पिताजी ने कह दिया जी हम तो बस केवल 10 लाख तक की शादी करेंगे या 20 लाख तक की शादी करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, और इससे ज्यादा दहेज नहीं दे पाए, तो फिर नंबर 2 पर मैं इसको पसंद करूंगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, मैं यहां पर चाहे कितना भी बोल दूं, दहेज बहुत बुरी प्रथा है, दहेज बहुत खराब है। ठीक है, दहेज कभी लेना नहीं चाहिए, कभी देना नहीं चाहिए। ठीक है, जो बोलते हैं ना बेटा, मैंने उनको अपने ब्याह में खूब दहेज लेते हुए देखा है, ठीक है ना, और देते हुए भी देखा है, लेते हुए भी देखा है, देते हुए भी देखा है। इसलिए मैं कैमरे पर बहुत ज्यादा आदर्श बातें करता नहीं हूं, बहुत कम करता हूं। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरी कभी कोई ऐसी रील फील नहीं चलती कि जहां पर मैं बहुत ही कम कर रहा होता हूं। एक बार आपके बैच में मैंने बोल दिया तो वो रील पड़ गई कि भाई ये मत किया करो, गुड मॉर्निंग वगैरह, हमारा खुद का अपना नमस्ते है, राम राम है, ठीक है, जय श्री राम है, प्रणाम है, तो ये बोल दिया करो, तो ये मैंने बोल दिया, ठीक है। लेकिन ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं आज की डेट में क्या है ना बच्चे, कि जो चीजें हमको दिखती हैं वो वैसी होती नहीं है। ठीक है, मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने 2016 में शादी की थी, 2016 में, ठीक है ना, और 1 रुपया मैंने नहीं लिया, मैं अपनी बोल सकता हूं।
ठीक है ना। और इसलिए मैं दहेज पे प्रवचन भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे दहेज पर प्रवचन देने से समाज से ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैं एथिक्स भी पढ़ाता हूं और एथिक्स में एक सिद्धांत होता है, और वो सिद्धांत होता है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो नैतिक नियम हम बनाए, ठीक है, जिन नैतिक नियमों को हम लोगों के सामने बोलते हैं, हमें खुद भी उन्हें अमल में लाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसलिए प्लीज कोई ये मत कहना कि सर आप दहेज को प्रमोट कर रहे हो, और वो बेटा सब होगा, तुम भी बन जाओगे, तुम भी लोगे। ठीक है, सब होगा ये। ठीक है, तो इसलिए समाज में जो चल रहा है वो सच्चाई है, और मेच्योर हो तुम लोग। ठीक है, ऐसे बच्चों की तरह हरकत मत किया करो। बच्चों की तरह हरकत का मतलब है, देख लिया, ठीक है ना, कि कोई किसी को दान कर रहा है, उसके फैन बन गए। वो व्यक्ति कैमरे के सामने दान कर रहा है बेटा, वास्तव में तो वो किसी को, ठीक है, फूटी कौड़ी ना दे। ये हकीकत बात है। चलो अब इधर आओ। तो इसलिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, तो ठीक है, आपने कह दिया कि इन केस, चलो ठीक है, तो ये इसे मैं नंबर 2 पे पसंद करता हूं कि सर पापा ये मुझे नंबर 2 पे पसंद है। और मान के चलो अगर कैसे भी इससे बात ना बन पाए, कोई दिक्कत हो जाए, कुंडली ना मिल पाए, अब हम यहाँ पर कहेंगे साहब कैसे भी कुंडली मैच नहीं हो पाई, तो फिर पापा नंबर 3 पर मुझको ये पसंद है। तो चॉइस सिस्टम है। ऐसे ही राष्ट्रपति के चुनाव में चॉइस सिस्टम होता है। क्लियर है बच्चे जी। वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा सर वो गिफ्ट होता है। हाँ बेटा सही कह रहे हो, वो गिफ्ट होता है वो। चलो ठीक है। ठीक है, अब यहां पर हम देखो, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेटा हुआ क्या कि वोटर संख्या एक वोट डालने आया, वोटर संख्या एक, वोटर संख्या एक चाहता है कि पायल राष्ट्रपति बने, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चाहता है कि पायल राष्ट्रपति बने। ठीक है, वो नंबर 1 पर पायल को पसंद करता है, वो देखना चाहता है पायल को एज अ राष्ट्रपति। लेकिन अगर इनकेस पायल राष्ट्रपति ना बन पाए, तो वह नंबर 2 पर छाया को, नंबर 3 पर रुचि को, और नंबर 4 पर वह अनुज को पसंद करता है। ठीक है, देखो वोटर संख्या एक का वोट किसके गया, वोटर संख्या एक का वोट गया बेटा पायल को। ठीक है, जिसको वह नंबर 1 पर पसंद करेगा वोट उसी को जाएगा। तो वोटर संख्या एक का वोट गया तो पायल को। लेकिन अगर कैसे भी करके मान के चलो कि पायल ना बन पाए राष्ट्रपति, ठीक है, तो वह पायल के बाद दूसरे नंबर पर किसको पसंद करता है, छाया को। वोटर संख्या एक, छाया भी ना बन पाए राष्ट्रपति, तो वो नंबर 3 पर रुचि को पसंद करता है। और अगर रुचि ना बन पाए तो फिर क्या करें, अनुज को तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन उसे यहां पर ये चारों चीजें फिल करनी पड़ेंगी। जितने भी कैंडिडेट होंगे उसके आधार पर उसको अपनी चॉइसेस फिल करनी होगी। 2 कैंडिडेट है तो 1 और 2 में, 3 कैंडिडेट है तो 1 2 3 में, 4 कैंडिडेट है तो 1 2 3 4 में अपनी चॉइसेस फिल करनी पड़ेंगी। अब वोटर संख्या 2 आया, वोटर संख्या 2, अब ये जो वोटर संख्या 2 आया है, चलो अब ये जो वोटर संख्या 2 आया है, ये नंबर 1 पर चाहता है कि भाई छाया ही राष्ट्रपति बने। ठीक है, छाया ईमानदार है, बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, ठीक है, वो राष्ट्रपति बन जाएगी तो उसकी नीतियों से देश बहुत ज्यादा लाभान्वित होगा, तो वो चाहता है कि छाया बने। अगर छाया ना बन पाए तो कोई बात नहीं, अनुज भी अच्छा इंसान है, अनुज को वह नंबर 2 पर पसंद करता है। और अगर अनुज भी ना बन पाए तो नंबर 3 पर वह पायल को पसंद करता है, और नंबर 4 पर वह रुचि को पसंद करता है। ऐसे करके फिर वोटर संख्या 3 आया मेरे प्यारे बच्चे। वोटर संख्या 3 जो है वो नंबर 1 पर रुचि को पसंद करता है, नंबर 2 पर वह अनुज को पसंद करता है, नंबर 3 पर वह छाया को पसंद करता है, नंबर 4 पर वह पायल को पसंद करता है। ठीक है, फिर वोटर संख्या 4 आया। वोटर संख्या 4 जो है वो नंबर 1 पर छाया को पसंद करता है, नंबर 2 पर रुचि को पसंद करता है, नंबर 3 पर पायल को पसंद करता है, नंबर 4 पर अनुज को पसंद करता है। फिर ऐसे बच्चे वोटर संख्या 5 आया वोट डालने। वोटर संख्या 5 नंबर 1 पर छाया को पसंद करता है, नंबर 2 पर अनुज को पसंद करता है, नंबर 4 पर पायल को पसंद करता है, नंबर 3 पर रुचि को पसंद करता है। ठीक है, फिर वोटर संख्या 6 आया।
वोटर संख्या 6 जो है बच्चे, वह नंबर 4 पर पसंद करेगा छाया को, नंबर 1 पर पसंद करेगा वह अनुज को, नंबर 2 पर पसंद करेगा पायल को, नंबर 3 पर पसंद करेगा रुचि को, नंबर 4 पर पसंद करेगा छाया को। ऐसे फिर वोटर संख्या 7 आया मेरे प्यारे बच्चे। ये जो वोटर संख्या 7 है, ये नंबर 1 पर फिर से छाया को पसंद करता है, ये चाहता है कि छाया ही देश की राष्ट्रपति बने, छाया को पसंद करता है। फिर वोटर संख्या 2 आया, वोटर संख्या 2 सॉरी वोटर संख्या 7 नंबर 2 पर, ठीक है ना, अनुज को पसंद कर लेगा, नंबर 3 पर रुचि को पसंद कर लेगा, नंबर 4 पर पायल को पसंद कर लेगा, ठीक है ना। फिर आया वोटर संख्या 8। वोटर संख्या 8 जो है वह नंबर 1 पर पायल को पसंद करेगा, नंबर 2 पर अनुज को पसंद करेगा, नंबर 3 पर रुचि को पसंद करेगा, नंबर 4 पर छाया को पसंद करेगा। फिर आया वोटर संख्या 9। वोटर संख्या 9 जो है बच्चे, वो नंबर 1 पर रुचि को पसंद करेगा, नंबर 2 पर पायल को पसंद करेगा, नंबर 3 पर वह अनुज को पसंद करेगा, नंबर 4 पर वह पसंद करेगा बच्चे किसको, छाया को। फिर आया वोटर संख्या 10। वोटर संख्या 10 नंबर 1 पर पसंद करेगा छाया को, नंबर 2 पर पसंद करेगा अनुज को, नंबर 3 पर पसंद करेगा रुचि को, नंबर 4 पर पसंद करेगा वह पायल को। ऐसे करके मतलब निर्वाचक मंडल में जितने भी सदस्य होंगे वो जब वोट करेंगे तो वो एक नंबर जिसके सामने रखेंगे उसे तो वो अपना वोट दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर मान के चलो एक वाला जो है जिसको वे नंबर 1 पर पसंद कर रहे हैं, अगर वह 50% +1 प्राप्त ना कर पाए तो उनकी दूसरी चॉइस क्या होगी, उनकी दूसरी चॉइस क्या होगी, तो वो दूसरी चॉइस भी रखते हैं, फिर तीसरी चॉइस भी रखते हैं, चौथी चॉइस भी, जितने कैंडिडेट होंगे उतनी चॉइस वो रखते हैं। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि भाई कितने लोगों ने, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कितने लोगों ने छाया को नंबर 1 पर पसंद किया है, वो कितने लोग हैं जो छाया को नंबर 1 पर पसंद करते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि छाया राष्ट्रपति नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी छाया राष्ट्रपति, बताओ। क्योंकि कितने वोट चाहिए थे बच्चे राष्ट्रपति बनने के लिए, हमें 50% +1 6। अरे बोलो ना 50% +1, मैंने बताया था यहाँ पर 50% +1 चाहिए थे, 6 वोट चाहिए थे। टोटल 10 लोग वोट डाल रहे हैं, तो जिसको भी 6 मिल जाएंगे, मतलब 6 मिल जाने का मतलब क्या है बच्चों, 6 मिल जाने का मतलब है कि 6 लोगों ने अगर किसी एक को नंबर 1 पर चुन लिया तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। 6 लोगों ने अगर किसी एक को नंबर 1 पर चुन लिया तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। ऐसा होगा ना। तो भैया जी छाया को कितने लोगों ने नंबर 1 पर चुना, 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने बच्चे छाया को चुना नंबर 1 पर। छाया एक वोट से राष्ट्रपति बनते बनते रह गई। छाया बेटा, तू बेटा एक वोट से रहेगी राष्ट्रपति बनते बनते। अब आया रुचि। ठीक, रुचि पर देखेंगे, रुचि को तो कितने लोगों ने नंबर 1 पर चुना है, 1 2। रुचि को 2 लोगों ने चुना है, 2 लोगों ने बच्चे रुचि को चुना है। रुचि तो बहुत पीछे है। फिर आते हैं पायल को। पायल को कितने लोगों ने चुना है नंबर 1 पर, 1 2। केवल 2 लोगों ने पायल को भी चुना है। ठीक है, और अनुज पे आएंगे भैया, तो अनुज को तो केवल एक आदमी ने चुना है। अरे रे 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 बच्चे, अनुज को तो केवल एक आदमी ने चुना है। ठीक है, अनुज को केवल एक आदमी ने चुना है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डेटा में चेंज किया है जिससे कि आपको समझाने में सहूलियत हो बच्चे। तो अनुज को तो केवल एक ने, ठीक है, तो अनुज को केवल एक आदमी ने ही चुना है। अब आप देखो कि सबसे कम वोट किसको मिले, मुझे बताओ। यहां पर आप देखो सबसे कम वोट किसको मिले हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमण मत पद्धति वास्तविक रूप में क्या होती है, अब मैं समझाऊंगा। सबसे कम किसको मिले, चलो बहुत अच्छी। नहीं बेटा, आपको चॉइस सिस्टम भरना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि नंबर 1 पर देके छोड़ दो, नंबर 1 पर देके नहीं छोड़ना। ठीक है, यू हैव टू मेंशन द चॉइस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है मुन्ना। ठीक है जी, तो सबसे कम किसको मिला, सबसे कम मिला अनुज को। सबसे कम किसको मिला भाई, अनुज को मिला।
तो जो अनुज को मिला तो अनुज चुनावी घेरे से बाहर चला जाएगा, अनुज एग्जिट, अनुज एग्जिट, अनुज को चुनावी घेरे से बाहर निकाल दिया जाएगा, वे अब इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, अनुज को नंबर 1 पर किसने चुना था? वोटर संख्या 6 ने, ठीक है। अनुज को नंबर 1 पर किसने चुना था? वोटर संख्या 6 ने। अब आप ये देखो कि जिस व्यक्ति ने अनुज को नंबर 1 पर चुना था, ये आपको देखना है कि जिस व्यक्ति ने अनुज को नंबर 1 पर चुना था उसने नंबर 2 पर किसको चुना है? तो जिसने नंबर 1 पर अनुज को चुना था उसने नंबर 2 पर 2 पर 2 पर 2 पर 2 पर 2 पर तो बच्चे किसको चुना है? छाया को चुना है। उसने नंबर 2 पर तो किसको चुना है? छाया को। तो अनुज का वोट ट्रांसफर हो जाएगा किसको? छाया को। इसलिए बोलते हैं इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। अनुज का वोट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? छाया को। और जैसे अनुज का वोट ट्रांसफर को छाया को हुआ तो अब यहां पर 1 लिख जाएगा, मतलब अनुज का वोट चला गया किसको? छाया को। और जैसे छाया को अनुज का वोट गया तो अब आप देखेंगे कि छाया के वोटों की संख्या इस 1 के ऐड होने के साथ कितनी हो गई? 5 पहले से थी, 1 वोट ऐड हो गया भैया जी किसका? अनुज का। क्योंकि जिसने अनुज को नंबर 1 पर पसंद किया था उसने ये प्रॉमिस किया था कि अगर अनुज नहीं बन पाता तो कौन बनना चाहिए? उसके हिसाब से छाया बननी चाहिए। कौन बननी चाहिए? छाया। ठीक है भैया जी। तो 5 और 1 6 वोट किसको मिल गए? छाया को वोट मिल गए बच्चे 6 वोट। और जैसे छाया को 6 वोट मिले तो छाया प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गई। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, छाया तुम राष्ट्रपति बन चुकी हो। हाँ, इनवैलिड भी वोट हो जाता है, इनवैलिड को इसमें शामिल नहीं करते, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुन्ना, कि आप सभी को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, और जी जी जी, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई मुन्ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर हम कल मिलेंगे क्लास में, जबरदस्त क्लास में, शानदार क्लास में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखो, है ना। मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो बेटा, जबरदस्त रहो। कल फिर हमारी मुलाकात होगी।